अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट 2022 के लिए वीडियो है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं। ये पार्ट 2 वाली वीडियो है। इससे पहले की वीडियो में हमने 12 दिसंबर 2017 का मॉर्निंग सेशन का जो पेपर है वो शुरू किया था और सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 25 तक उसे हल किया था। ये पार्ट 2 की वीडियो है उसी पेपर की, जिसमें हम सवाल नंबर 26 से सवाल नंबर 50 सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 26, www का मतलब क्या है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। चारों में से जो राइट ऑप्शन है वो वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डी वाला ऑप्शन है। सवाल नंबर 27, दर्जे झेल इक़दार में मुसलसल बुनियाद पर दोस्ती में पाया जाता है। ट्रांसलेशन की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। दर्जे झेल इक़दार में से दोस्ती में मुसलसल बुनियाद पर पाया जाने वाला इक़दार डैश है। दोस्ती में कौन सी खासियत होती है, कौन सी कदर होती है, वो बताना है हमें। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर। पहला ऑप्शन है हमदर्दी और रहम, दूसरा ऑप्शन है ईमानदारी और एतमाद, तीसरा ऑप्शन है बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और शफ़क़त, चौथा ऑप्शन है मंदरजा बाला तमाम। तो अगर हम देखें तो दोस्ती में ये तमाम क़दरें और ख़ुसूसियात पाई जाती है। हमदर्दी भी होती है, रहम भी होता है, ईमानदारी होती है, दोस्त के साथ में कुछ छुपाया नहीं जाता, एतमाद भी होता है, कभी धोखा नहीं दिया जाता, बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम होती है, मतलब एक दूसरे को समझने की सलाहियत होती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि दोस्त बिन बोले एक दूसरे की बातों को समझ जाते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 28, ज़रब करें। 127 को 6 से ज़रब देना है। बहुत ही आसान सवाल है ये, आप खुद इसे ज़रब देकर जवाब निकाल सकते हैं। ऑप्शन बी 762 इसका आंसर है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 29, खालिल पैकी अशुद्ध शब्द कौन था। अशुद्ध यानी कि रॉन्ग वर्ड निकालना है हमें, जो गलत लिखा गया है लफ्ज़ वो निकालना है। ABCD 4 वर्ड दिए गए हैं। पहला है गृह, फिर है गृहकुला, गृहस्थ और फिर है गृहिणी। तो चौथा वाला जो ऑप्शन है डी वाला ऑप्शन वो रॉन्ग है यहाँ पर। इसे दूसरे वाले न से लिखा गया है, इसे इस न से लिखा जाता है, यानी कि इस गृहिणी सही ऐसा लिखा जाता है। सवाल नंबर 30 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। असातिज़ा के लिए शुरुआत में नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह इस इलाके में वाक़ है। सिस्टम जनरेटेड ट्रांसलेशन है। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। असातिज़ा के लिए शुरुआत में नाकामी की वाहिद वजह डैश शोबे से ताल्लुक़ रखती है। पहला है ऑप्शन उमूमी कल्चर, दूसरा है आम स्कॉलरशिप, तीसरा है मौजू का पस मंज़र और चौथा है ज़ाती ताल्लुक़ात। तो यहाँ पर शुरुआत की बात कर रहा है और शुरुआत में ज़ाती ताल्लुक़ात कैसे होते हैं, काफ़ी कमज़ोर होते हैं, एडजस्ट होने के लिए टाइम लगता है और फिर ताल्लुक़ात इस्तवार होते हैं। तो जो नाकामी की जो सबसे बड़ी वजह शुरुआत में होती है वो ज़ाती ताल्लुक़ात यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशंस होते हैं। इस तरह से डी वाला जो ऑप्शन है वो राइट रहेगा। सवाल नंबर 31 रियाजियाती सवाल है ये, और उर्दू ट्रांसलेशन होने की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हो चुका है ये सवाल को हम कुछ इस तरह से पढ़ेंगे। मुकेश और सुरेश की मौजूदा उम्रों का तनासुब 2:3 है। यहाँ पर देखिएगा सिस्टम जनरेटेड ट्रांसलेशन होने की वजह से निस्बत जो है वो उल्टी हो गई है, 3:2। इंग्लिश के क्वेश्चन में और मराठी के क्वेश्चन में 2:3 ही दी हुई है, तो हम निस्बत को 2:3 ही लेंगे। 12 साल बाद इनकी उम्रों का तनासुब 15:11 बन जाता है। ये वाली निस्बत भी उल्टी हो गई है, 11:15 दिया है दोनों ही सवाल मराठी और इंग्लिश के अंदर, तो इसे भी हम 11:15 ही लेंगे। सुरेश की उम्र क्या है साल में।
वापस पढ़ रहे हैं सवाल को एक बार। मुकेश और सुरेश की उम्रों का तनासुब 2:3 है। 12 साल बाद इनकी उम्रों का तनासुब 11:15 बन जाता है। सुरेश की उम्र साल में क्या है? इस तरह से ये सवाल होगा। इसे हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल यानी कि मुश्तरक आद फ़र्ज़ कर लेंगे। निस्बत के जितने भी सवाल होते हैं उसे हल करने के लिए हम पहले कॉमन मल्टीपल अज्यूम कर लेते हैं, मुश्तरक आद अज्यूम कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि हम मुश्तरक आद x अज्यूम कर रहे हैं। मुकेश की उम्र और सुरेश की उम्र का जो तनासुब दिया गया है हमें वो 2:3 दिया गया है। तो इसलिए मुश्तरक आद अज्यूम करने के बाद, फ़र्ज़ करने के बाद में मुकेश की जो उम्र हो जाएगी वो होगी 2x और सुरेश की जो उम्र होगी वो होगी 3x। तो इस तरह से ये इनकी मौजूदा उम्रें हो जाएगी। मुकेश की उम्र 2x और सुरेश की उम्र 3x। अब 12 साल बाद इनकी उम्रों का तनासुब, 12 साल बाद बोल रहा है तो अभी की जो उम्र है मुकेश की उसमें 12 साल ऐड हो जाएंगे और सुरेश की 12 साल की बाद की उम्र निकालना है हमें, तो उसकी अभी की उम्र में 12 साल ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से 12 साल बाद की उम्र इनकी होंगी 2x जमा 12 और 3x जमा 12। तो हमें इन दोनों की निस्बत बोल रहा है कि 11:15 है। तो यानी कि 2x जमा 12 बटे 3x जमा 15 ये हो जाता है 11/15। 2x जमा 12 बटे 3x जमा 12 मसावी हो जाता है 11/15। अब इस मसावत को हल करके हम x की कीमत निकालेंगे और x की कीमत निकालने के बाद मुकेश और सुरेश की सुरेश की निकालना है सिर्फ, तो सुरेश की मौजूदा उम्र निकाल लेंगे। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 15 को 2x जमा 12 इस टोटल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 3x जमा 15 इस टोटल टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 ज़रब 2x जमा 12 मसावी 11 ज़रब 2x जमा 11 ज़रब 3x जमा 15। 15 दूनी 30x जमा 15 ज़रब 12 होता है 180। 30x जमा 180 मसावी 11 ज़रब 3 ये होता है 33x जमा 11 ज़रब 15। दोनों की उम्रों में 12 साल का एडिशन करना पड़ेगा, तो ये जो टर्म था ये 3x जमा 12 था, यहाँ पर 12 रहेगा। तो 11 ज़रब 3x 33x होगा और 11 ज़रब 12 ये होता है 132। x की कीमत निकालने के लिए मुतग़य्यर के टर्म एक तरफ ले लेंगे हम, बड़ा वाला है 33x तो उसे यहीं पर रहने देंगे। 30x को इधर लेकर आएंगे, इधर आकर वो मनफी हो जाएगा 33x मनफी 30x। 132 बड़े वाले यानी 180 की तरफ जाएगा, यहाँ पर मुस्बत में है, इधर आकर मनफी में हो जाएगा वो। तो इस तरह से 180 मनफी 132, 33x में से 30x निकलेगा, बचेगा 3x। 180 में से 132 निकलेगा, बचेगा 48। x की कीमत निकालने के लिए 3 को राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे। 3 उसके साथ ज़रब में है, इधर आकर वो तक़सीम में हो जाएगा यानी कि बटे में आ जाएगा। 48/3, 48 को 3 से तक़सीम कर देंगे हम, 3 एकन 3, 3 एकन 3, 4 में से 3 गया बचा 1, वो बाजू वाले 8 के साथ मिला और बना 18, 3 छंग 18। तो इस तरह से x की जो कीमत आ रही है वो 16 आ रही है। तो हमें x की कीमत नहीं निकालना है, हमें सुरेश की उम्र निकालना है। अब सुरेश की उम्र क्या थी, 3x थी, तो 3x यानी कि 3 ज़रब 16, 16 तिया होता है 48। तो इस तरह से सुरेश की उम्र 48 साल होगी। ऑप्शन सी जो रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 32। दर्जे झैल में एक कागज़ का एक टुकड़ा दिखाया गया है। फराहम किरदा जवाबी अशकाल में से कौन सी शक्ल इस कागज़ के टुकड़े का आईने में दिखने वाला अक्स है। एक तस्वीर दी गई है हमें और उसका आईने में अक्स कैसे दिखाई देगा वो बताया जा रहा है हमें। इजी क्वेश्चन है ये, आप इस क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट वे में इसे आप जो
फ़ोटो के एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें मिरर इमेज बनाया जाता है, उसके थ्रू आप इसे आसानी से चेक कर सकते हैं। ऑप्शन इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन है। सवाल नंबर 33 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 33 में एक हुरूफी सिलसिला दिया गया है। सवाल नंबर 33 हुरूफी सिलसिला दिया गया है, हमें कंप्लीट करना है एक बिट उसका। सवाल कुछ इस तरह से है, मंदरजा सेल सवाल में दिए गए मुतबादिल में से हुरूफ का मुताल्लिका ग्रुप मुंतखब कीजिए। अब यहाँ पर पहला वाला जो है वो लिख लेंगे हम HKN Q, इस तरह से पहला वाला जो ऑप्शन है वो लिख लेंगे हम। इसकी निस्बत जा रही है किससे? GKOS से। इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ को देखकर हम अगला वाला यानी कि SVYB इसके साथ में कौन सा आता है वो निकालेंगे हम। हमें क्या करना है? इन दोनों के दरमियान ताल्लुक़ देखना है और इसे कंप्लीट करना है। पहला है HKNQ। अब यहाँ पर देखिए H और K के बीच में दो हुरूफ आते हैं, I और J का, यानी कि +2 का इजाफा हो रहा है। यहाँ पर K के बाद में भी दो हुरूफ आते हैं, L और M, +2 का इजाफा हो रहा है। N के बाद में दो हुरूफ के बाद Q आता है, यानी कि O और P। तो इस तरह से +2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो दो के गैप से हुरूफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर चेक करेंगे हम GKOS, अब G और K के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, बीच में कितने हुरूफ है वो देखेंगे हम। HIJ इस तरह से 3 हुरूफ है, K के बाद LMN 3 हुरूफ है, और फिर O है, O के बाद S यानी कि PQR इस तरह से 3 हुरूफ है। तो पहला वाला जो हुरूफी सिलसिला है उसमें बीच में 2 हुरूफ है, और ये वाला जो है इसके अंदर 3 हुरूफ है। तो इसमें भी 2 हुरूफ होना चाहिए बीच में, और अगला जो लेंगे हम वो 3 हुरूफ वाला डिफरेंस वाला लेंगे। SVY भी देख लेते हैं हम, SVYB। S के बाद V आ रहा है, S के बाद TU होता है, फिर V आता है यानी कि +2। V के बाद Y आ रहा है, WX, 2 ऐसे होते हैं, और फिर Y के बाद Z होता है, Z के बाद वापस से स्टार्ट करें तो A यानी कि 2 के डिफरेंस में आ रहा है। तो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखेंगे। अब ऑप्शंस में सबसे पहले हमें दिया गया है TQMK। T के बाद Q कब आता है? RST। एक्चुअली T के बाद Q नहीं आता है, T से पहले Q आता है, PQRST। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो जवाब नहीं रहेगा हमारा। नेक्स्ट है NRVZ, NRVZ। N के बाद R कब आता है? जब बीच में OPQ आता है, यानी कि 3 हुरूफ आते हैं। और R के बाद V कब आता है? जब बीच में 3 हुरूफ यानी कि STU आते हैं। और V के बाद Z कब आता है? जब बीच में 3 हुरूफ यानी कि WXY, 3 इस तरह से 3 हुरूफ आते हैं। तो यही जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन B है ये। C और D को भी चेक कर लेते हैं हम। C और D में दिया गया है ZVTQ। अब Z से पहले V आता है तो ये नहीं हो सकता है। ADGJ, A से D के बीच में 2 हुरूफ होते हैं, B और C। हमें 2 हुरूफ वाला नहीं चाहिए, बीच में 3 हुरूफ वाला चाहिए। तो इस तरह से ऑप्शन D जो है वो भी नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन B, NRVZ। अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं अब हम। मंदरजा झैल सवाल में दिए गए मुतबादिल में से मुतल्लिका हुरूफ लफ्ज़ नंबर मुंतखब कीजिए। बिल्कुल उसी तरह से है, एक जोड़ी दी गई है, जोड़ी के ताल्लुक़ को देखकर हमें दूसरी जोड़ी बताना है। ये
वोकैबलरी से रिलेटेड है, ज़ख़ीरे अल्फाज से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहली जोड़ी दी गई है इसमें हौसला अफजाई करना, और उसके रिलेशन में दिया गया है महदूद करना। महदूद करना यानी लिमिट करना, पाबंदी आयद कर देना। हौसला अफजाई करना यानी कि उभारना। सो ये दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़िद अल्फाज वाली जोड़ी लेना पड़ेगी। ऑप्शंस में दिया गया है ए हासिल करना, कामयाबी, ये दोनों एक ही मीनिंग में आते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है गिरानी, ज़ायदा ज़रूरत। गिरानी यानी कि कमी होना, ज़ायदा ज़रूरत यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ कोई भी आ जाती है, इंग्लिश में जिसे सरप्लस कहते हैं। तो ये एक दूसरे से अपोजिट है, तो ये आंसर हो सकता है हमारा। सी की जानिब देखते हैं हम। सीइंग, बिलीविंग, देखना, यकीन करना। अब यहाँ पर ना तो हम मानी है और ना ही अपोजिट का सेंस पैदा हो रहा है। नेक्स्ट है हार्ट और सोल यानी कि दिल और रूह, तो यहाँ पर भी हम मानी अल्फाज नहीं और ना ही ज़िदों की, अल्फाज की ज़िदों का कंसेप्ट आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन बी जो रहेगा वही ऑप्शन राइट रहेगा। ये था सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 35 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। आम तौर पर ये पाया गया है कि तलबा अपने बचे हुए खाने और पैकेट को क्लास के फर्नीचर, पार्कों में और स्कूल के फर्श पर फेंक देते हैं, जो आपके ख्याल में गलत अमल है। आप इन्हें कैसे चेक करेंगे ताकि स्कूल के आसपास सफाई रखने के लिए इनके पास दुरुस्त तरीक़ा हो। छोटे बच्चों में आदत होती है कचरा वगैरह फेंकने की, तो इस मसले को कैसे हल करेंगे आप, ये पूछ रहे हैं हमसे। जवाब कुछ इस तरह से है, ऑप्शंस इस तरह से दिए गए हैं। गलती करने वालों को देखिए और चेक करने के लिए, देखने और चेक करने के लिए एक निगरां ग्रुप मुनज़्ज़म करेंगे, मतलब एक कमेटी बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। इससे बचने के लिए रोज़ाना असेंबली ग्राउंड में ऐलान करेंगे। तीसरा ऑप्शन है क्लासरूम, पार्कों और कैंपस में दीगर जगहों के सामने कूड़ादान का इंतज़ाम करेंगे। और चौथा ऑप्शन है इन तलबा के लिए मालियाती सज़ा यानी कि फ़ाइन रखेंगे। तो तीनों में से सी वाला जो ऑप्शन है कूड़ादान रखने का, डस्टबिन रखने का, वो वाला ऑप्शन मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है, इसलिए सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 36। जज़र 400 जमा जज़र 900 जमा जज़र 1600 की कदर क्या है, की कीमत क्या है, इस तरह से सवाल है ये। एक्चुअली रियाजी में कदर नहीं बोलते हैं, कीमत बोलते हैं, तो कीमत के सेंस में हम लेंगे इस सवाल को। जज़र 400 जमा जज़र 900 जमा जज़र 1600 की कीमत निकालना है हमें। सिंपल सा क्वेश्चन है। 400 का जज़रुल मुरब्बा होता है 20 जमा 900 का जज़रुल मुरब्बा होता है 30 जमा 1600 का जज़रुल मुरब्बा होता है 40। तो इस तरह से 20 जमा 30 जमा 40 यानी कि 90 आंसर रहेगा इसका। 20 और 30 होता है 50, 50 और 40 होता है 90। ऑप्शन बी जो दिया गया है वो 90 दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। सवाल नंबर 37। बादल बुनियादी तौर पर डैश से बनते हैं। बादल जो होते हैं वो किस चीज़ से बनते हैं, हमें पता है आबी बुखारात से बनते हैं, यानी कि पानी से बनते हैं। तो उससे रिलेटेड जो आंसर है वो ऑप्शन ए ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, पानी की बूंदों से बनता है। ए वाला ऑप्शन राइट रहेगा क्योंकि बी धूल से नहीं बनता, लाइट से नहीं बनता और सफ़ेद रंग से भी नहीं बनता है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। सवाल नंबर 38। सिस्टम जनरेटेड ट्रांसलेशन की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। ज़हानती जांच ज़हानत की पैमाइश डैश के ज़रिए करती है। जो IQ टेस्ट होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट जो होता है, उसे उर्दू में हम ज़हानती जांच कहते हैं। तो वो जो जांच होती है वो ज़हानत की पैमाइश कैसे करती है, ये सवाल पूछ रहा है हमसे। ऑप्शंस दिए गए हैं, जो कुछ सीखा है इन सब की फहरिस्त बनाकर। दूसरा, तजुर्बे में आने वाले सबसे मुश्किल आमोजिश का मुशाहिदा करके, मतलब उसने सबसे मुश्किल चीज़ कौन सी सीखी है इस चीज़ का मुशाहिदा करके। तीसरा, किसी के एसाबी नौनिहाल आमोजिश जिसे सीखने का तकरीबन हर किसी एक को मौका मिला था। सैम्पलिंग लर्निंग ये वर्ड दिया है इंग्लिश में, तो उर्दू में नौनिहाल आमोजिश नहीं होगा, इसे नमूना आमोजिश कहते हैं, जो थॉमसन्स की सैम्पलिंग थ्योरी से रिलेटेड है। ये एक्चुअली क्वेश्चन ही थॉमसन की सैम्पलिंग थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सी वाला जो ऑप्शन है वो नमूना आजमाइश है, जिसे सीखने का हर किसी को मौका मिलता है अकॉर्डिंग टू थॉमसन सैम्पलिंग थ्योरी।
चौथा है किसी के आसाबी ढांचे की पेचीदगियों का मुशाहिदा करके, मतलब किसी के आसाबी निज़ाम की जांच करके। तो राइट वाला जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी राइट है, किसी के आसाबी निज़ाम की पेचीदगियों का मुशाहिदा करके। सवाल नंबर 38 के बाद सवाल नंबर 39, दिए गए मुतबादिल में से बेजोड़ को तलाश कीजिए। 4 हरूफ दिए गए हैं, 4 लेटर्स दिए गए हैं इंग्लिश के, हमें उसमें से बेजोड़ को निकालना है, मतलब ऑड मैन आउट करना है हमें। ए है, आर है, ई है, आई है। अगर हम देखें तो ए, ई, आई ये तीनों वॉवेल्स हैं, आर जो है वो कंसोनेंट है, इसलिए आर अलग होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा इसका। अगली सवाल की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 भी सिस्टम जनरेटेड ट्रांसलेशन की वजह से पूरा गड़बड़ हो चुका है। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। रवि और अजय बैक वक्त मुकाम ए से चलना शुरू करते हैं और मुकाम बी की जानिब बढ़ते हैं, जो कि मुकाम ए से 60 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। रवि की रफ़्तार अजय की रफ़्तार से 4 किलोमीटर फ़ी घंटा कम है। अजय मुकाम बी पर पहुंचकर वापस पलटता है और रवि से मुकाम बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। रवि की रफ़्तार मालूम कीजिए। हमें रवि की रफ़्तार मालूम करना है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी गई है, देख लीजिएगा। रवि और अजय बैक वक्त मुकाम ए से चलना शुरू करते हैं और मुकाम बी की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 40 है ये। दोनों मुकाम ए से निकल रहे हैं और मुकाम बी की तरफ जा रहे हैं। मुकाम ए और बी का दरमियानी फ़ासला 60 किलोमीटर का है। ए से बी की जो दूरी है वो कितनी है? 60 किलोमीटर की है। ये है 60 किलोमीटर। रवि भी यहाँ से निकल रहा है, बी की तरफ जा रहा है, और अजय भी यहाँ से निकल रहा है, बी की तरफ जा रहा है। अगली इन्फॉर्मेशन दी गई है, रवि की रफ़्तार अजय की रफ़्तार से 4 किलोमीटर फ़ी घंटा कम है। अब जितनी अजय की रफ़्तार है उससे 4 किलोमीटर फ़ी घंटा कम है, लेकिन सवाल के आखिर में अगर हम देखें तो रवि की रफ़्तार मालूम कीजिए, इस तरह से पूछ रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, अजय की रफ़्तार नहीं बल्कि रवि की रफ़्तार फ़र्ज़ करेंगे और उस तरह से अजय की रफ़्तार ये हो जाएगी। आई एम सॉरी, अगर देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से रवि की रफ़्तार अजय की रफ़्तार से 4 किलोमीटर फ़ी घंटा कम है। अजय की रफ़्तार जितनी भी होगी, रवि की रफ़्तार उससे 4 किलोमीटर फ़ी घंटा कम होगी। तो मान लें अगर कभी अजय की रफ़्तार x किलोमीटर है तो रवि की रफ़्तार क्या हो जाएगी, उससे 4 कम, यानी कि x - 4। अब हमें सवाल में क्या करना है, अजय की रफ़्तार नहीं बल्कि रवि की रफ़्तार निकालना है। तो हम क्या करेंगे, रवि की रफ़्तार फ़र्ज़ कर लेंगे x। अब ये 4 कम है, यानी कि अजय की रफ़्तार इससे 4 ज़्यादा है, तो अजय की रफ़्तार हो जाएगी x + 4 km/h। ये रहेगी km/h फ़ी घंटा, और ये रहेगी km/h किलोमीटर फ़ी घंटा। इस तरह से दोनों की रफ़्तार आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा, अजय की रफ़्तार ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अजय पहले मुकाम बी पर पहुँचेगा और रवि बाद में मुकाम बी पर पहुँचेगा। तो इसी रिलेशन में आगे की इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अजय बी मुकाम पर पहुँचकर वापस पलटता है। अजय बी मुकाम पर पहुँचने के बाद में रुकता नहीं है बल्कि वापस पलटता है। ये ए और बी है। अगर कभी तो अजय बी मुकाम पर आता है और वापस पलटता है। बी मुकाम पर आकर वापस पलटता है और रवि से ऐसे मुकाम पर मिलता है जो बी से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। सपोज कर लीजिए रवि से वो यहाँ पे मिल रहा है, तो जो ये मुकाम कहाँ पर है, बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो फ़ासला होगा वो 12 किलोमीटर का होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो फ़ासला होगा वो कितना होगा,
60 - 12 यानी कि 48 किलोमीटर। तो रवि यहाँ से निकला था और अभी यहीं पर है वो, यानी उसने 48 किलोमीटर का फासला तय किया। रवि का फासला जो हो गया वो 48 किलोमीटर का हो गया। और अजय जो है वो यहाँ से निकला, बी मुकाम पर पहुँचा, 60 किलोमीटर का ट्रैवलिंग किया उसने, फिर वापस रिटर्न होकर 12 किलोमीटर और ट्रैवल किया, 60 + 12 यानी कि टोटल 72 किलोमीटर का फासला उसने तय किया। तो इस तरह से ये जो है ये दोनों के फासले हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, रवि की रफ्तार निकालना है। रफ्तार के लिए जो बुनियादी ज़ाब्ता है, बेसिक फार्मूला है, वो है रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त। इस ज़ाब्ते से नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इस ज़ाब्ते से हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। हम कौन से ले सकते हैं, वक्त से ले सकते हैं। दोनों का ही वक्त सेम है, ए से बी की तरफ जा रहा है, बी से फिर इधर आ रहा है अजय, उतने ही वक्त में रवि जो है वो ए से इस मुकाम पर आ रहा है, यानी कि दोनों का वक्त जो है वो सेम है। रवि का वक्त मसावी अजय का वक्त। अब हमने बोला कि रफ्तार मसावी फासला बटे वक्त होता है, तो वक्त का ज़ाब्ता क्या हो जाएगा, वक्त यहाँ पर बटे में है, नीचे है, अगर उसे यहाँ पर लेके आएंगे तो वो ऊपर चला जाएगा और रफ्तार इधर आ जाएगा, यानी कि वक्त मसावी हो जाएगा फासला बटे रफ्तार। तो वक्त को, रवि के वक्त को लेंगे हम, उसका फासला बटे रफ्तार, और अजय के वक्त को लेंगे हम, उसका फासला बटे रफ्तार। इसे हम ए से और इसे आर से हाईलाइट कर देंगे। तो इस तरह से ज़ाब्ता बन जाएगा। अब ज़ाब्ते में कीमतें रखेंगे हम। रवि का फासला हमने निकाला 48 बटे उसकी रफ्तार हमने निकाली x मसावी अजय का फासला हमने निकाला 72 और उसकी रफ्तार हमने निकाली x + 4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पर 48 का ज़रब होगा x + 4 से और 72 का ज़रब होगा x से, यानी कि ये हो जाएगा 72x। 48 ज़रब x होता है 48x जमा 48 ज़रब 4 होता है 152, ये होगा 72x। x की कीमत निकालने के लिए x के टर्म एक साइड कर लेंगे, 72 बड़ा है तो 72 की तरफ 48 को लेके आएंगे, यहाँ आएगा तो वो मनफी हो जाएगा, 72x मनफी 48x मसावी 152। 72 में से 48x गया तो बचा 24x, 24x मसावी 152, x मसावी हो जाएगा 152 बटे 24। डायरेक्ट कट होता है ये 24 के पहाड़े से, 24 × 24, 24 अठे 152। x की कीमत जो आएगी वो आएगी 8 km/h। ये जो रहेगी ये रहेगी रवि की स्पीड, रवि की रफ्तार 8 km/h। ऑप्शन सी जो रहेगा ये ऑप्शन राइट रहेगा। इस तरह से सवाल नंबर 40 सॉल्व होगा। सवाल नंबर 41 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 41 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। दर्जे झैल सवाल हुर्फ़ी सिलसिले पर मुश्तमिल सवाल है। हुर्फ़ी सिलसिले पर मुश्तमिल सवाल है, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन है। हर सिलसिले में कुछ हुरूफ की जगह खाली है, हर सिलसिला जो है उसके अंदर क्या है, कुछ हुरूफ की जगह खाली है। जैसे यहाँ पे दिया है बी के बाद डी तक खाली है, फिर डी और ए के बीच में खाली है, और फिर ए के बाद आगे जितनी भी जगह हैं वो खाली है। इस हुर्फ़ी सिलसिले में 5 से ज़्यादा हुरूफ़ों की जगह खाली हो तो आखिरी 5 हुरूफ के लिए सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अभी सिर्फ हुर्फ़ी सिलसिले में 5 से ज़्यादा हुरूफ़ों की जगह खाली है और आखिरी 5 हुरूफ की निशानदेही करना है हमें। मतलब हमें क्या कर रहा है, 5 का नंबर दे रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हुर्फ़ी सिलसिले का सीक्वेंस है वो 5-5 के हिसाब से मेंटेन करना पड़ेगा। पहले हमें सवाल में जैसे दे रहा है वैसे लिख लेंगे हम। सबसे पहले दिया है ए, फिर दिया है बी, फिर उसके बाद में गौर कीजिएगा आप, जो टोटल खाली जगह है वो है 1 2 3 4 5, 5 खाली जगह है।
फिर है डी, फिर एक खाली जगह है, फिर है ए, और फिर उसके बाद में 5 खाली जगह है। हम क्या करेंगे, इस पूरे हुर्फी सिलसिले को 5-5 के कॉम्बिनेशन में लिख लेंगे। पहला होगा ए, बी, फिर होगा सी, इस तरह से ये 5, यानी कि यहाँ तक पहुँच गए हम। यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ये होगा सी, ये होगा डी, ये होगा ई, ये होगा सी, ये होगा डी, ये होगा ई। अब यहाँ पर देखिए 2 जगह खाली है, तो डी से पहले क्या है सी, और सी से पहले क्या है बी, तो यहाँ पर आएगा इस तरह से। जो दूसरा 5 का जो सीक्वेंस बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ये 2 जगह खाली, यहाँ पर डी, ये 1 जगह खाली, और यहाँ पर ए, तो यहाँ पर बी आएगा, ये रहेगा सी, डी, और फिर जो बच रहा है वहाँ पर डी के बाद में क्या आएगा ई, इस तरह से ई आएगा। ये हो गया अगला 5, ये ए तक यानी यहाँ तक हमने ले लिया। अब अगला 5 जो है वो बनाना है हमें, अगले 5 का हुर्फु सिलसिला। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ए बी सी डी ई चेंज हुआ बी सी डी ई ए में, तो इसके बाद वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा सी डी ई ए और बी। तो इस तरह से सी डी ई पे ख़त्म हो गया 5 हुर्फों का सिलसिला। वापस से ए से शुरू करेंगे, ए और बी। तो इस तरह से अगली जो 5 खाली जगह है वो होगी सी डी ई ए बी, सी डी ई ए बी। इस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। ऑप्शंस देखेंगे इसके अब हम। पहला है डी ए बी सी ई, ये नहीं है। दूसरा है ई बी सी डी, ई ए बी सी डी, ये भी नहीं है। तीसरा है ई डी सी बी ए, ये भी नहीं है। चौथा है सी डी ई ए बी। डी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। ये था सवाल नंबर 41। सवाल नंबर 42 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल कुछ इस तरह है, अगर आपका साथी ब्लू फिल्मों में दिलचस्पी रखता है और आपको अपने घर के साथ साथ अपने आलात जैसे वीसीआर और टीवी सेट उधार देने के लिए कायल करता है, तो आप इस अजीब सूरत हाल से कैसे बच सकते हैं। आपका दोस्त है जो एक गैर अखलाकी हरकत कर रहा है और साथ ही गैर कानूनी हरकत भी कर रहा है। ब्लू फिल्म देखना, पॉर्न साइट्स देखना, ये जो है पॉर्न मूवीज़ देखना, ये जो है ये गैर अखलाकी हरकत है और साथ ही गैर कानूनी हरकत भी है। और वो क्या कर रहा है, आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प मांग रहा है इस एक्टिविटी के अंदर। तो आप क्या करोगे, वो सवाल वो हमसे पूछ रहा है। आप इसे कायल करेंगे कि इस मामले में आप इसकी मदद नहीं कर सकते। एकदम सूटेबल ऑप्शन है ये। बी वाला ऑप्शन जो है वो है आप इसकी ख्वाहिश मुलतवी करना चाहेंगे क्योंकि इसे बराह रास्त मना करने के लिए आप में हौसला नहीं है। दोस्त के सामने कोई चीज़ को बोलने के लिए हौसले की ज़रूरत नहीं होती, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट है, आप गैर कानूनी कामों से बहुत डरते हैं, लिहाजा कैसेट वगैरह का इंतज़ाम नहीं कर सकते, इसलिए आप इसे मना कर देंगे। कैसेट का इंतज़ाम नहीं कर सकते मतलब सिरे से हमें वो काम करना ही नहीं है, तो सोचना नहीं है उस बात के बारे में, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। यू विल फील सॉरी ऑन हिज विशियस फीलिंग्स, सॉरी आप इस उम्र में इसके शदीद एहसासात और जज्बात पर अफसोस करेंगे। खाली दिल में बुरा सोचेंगे ऐसा नहीं है, हमें भी हुक्म दिया गया है कि कोई गलत काम हो रहा है तो ताकत से उसे रोकने की कोशिश करो। अगर ताकत से नहीं हो रहा है तो मुंह से रोकने की कोशिश करो। अगर मुंह से नहीं हो रहा है तो कम से आखिरी दर्जे में दिल में उसे बुरा भला मानो। तो आप दोस्त हैं आपका, तो आप ऑब्वियसली ताकत से अपने बल का इस्तेमाल करके उसे रोक सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो आप इसे कायल करेंगे कि इस मामले में आप इसकी मदद नहीं कर सकते। डायरेक्टली आप उसे बोल देंगे कि आप उसकी मदद नहीं कर सकते। ये था सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 43 की जानिब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 43 भी ट्रांसलेशन की वजह से गड़बड़ हो चुका है। सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। एक मुस्बत वाजिब कसर और इसके माकूस के दरमियान मुस्बत फ़र्क 85/66 है, वो कसर डैश है। अब मुस्बत वाजिब कसर, सबसे पहले हम देखेंगे कि वाजिब कसर किसे कहते हैं।
वाजिब कसर ऐसी कसर होती है जिसके अंदर शुमार कुनिंदा जो होता है वो बड़ा होता है, नसब नुमा जो होता है वो बड़ा छोटा होता है। अब एक कसर जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है, x/y, यानी ऊपर और नीचे कुछ होता है। ऊपर का जो होता है उसे हम शुमार कुनिंदा कहते हैं और नीचे का जो हिस्सा होता है उसे हम नसब नुमा कहते हैं। तो वाजिब कसर ऐसी कसर होती है जिसमें शुमार कुनिंदा बड़ा होता है नसब नुमा से। ऊपर वाली कीमत बड़ी होती है नीचे वाली कीमत से। तो हमें इस ऐसी एक वाजिब कसर जो कि मुस्बत है x/y और उसका माकूस यानी कि उल्टा। अब x/y ये कसर है तो इसका जो माकूस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y/x हो जाएगा। तो और उसके माकूस का दरमियान मुस्बत फ़र्क, मतलब अगर फ़र्क मनफी भी आ रहा है तो उसे मुस्बत मान लेना है हमें। इस तरह से एक मुस्बत वाजिब कसर और इसके माकूस के दरमियान मुस्बत फ़र्क 85/66 है। वो कसर क्या है, वो कसर मालूम कीजिए। इस तरह से सवाल है 85/66। अब यहाँ पर देखिए जमा तफरीक अगर कोई उसकी करते हैं हम कसरों की, तो उसमें कैसे किया जाता है, a जमा b जमा मनफी c/a/b जमा मनफी c/d अगर होता है तो हम क्या करते हैं, a को d से ज़रब करते हैं, जमा करना हो तो जमा, मनफी करना हो तो मनफी, c और b का ज़रब करते हैं तो वो bc इस तरह से हो जाता है और नीचे जो होता है वो b ज़रब d आता है। यानी कि आप जमा करो या नफ़ी करो, मजमुआ निकालो या फ़र्क निकालो, जो नीचे का टर्म रहेगा वो सेम ही टर्म रहेगा। तो नीचे के टर्म में जवाब में क्या आ रहा है, 66 आ रहा है। तो हमें नीचे के हासिल ज़रब 66 कौन से होते हैं वो देखना है। पहला वाला जो ऑप्शन है 3/10, 10×3 होता है, नहीं होगा ये। 6/11, 11×6 होता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट है C 4/13, 13×4 होता है, नहीं होगा। 5/9, 9×5 = 45, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है 6/11 वो राइट होगा। तो 6/11 और उसका माकूस यानी 11/6, इन दोनों के दरमियानी फ़र्क का मुस्बत, तो वो कुछ इस तरह से होगा। 11 को 6 से ज़रब देंगे हम, ये होगा 66, फिर 6×36 मनफी 11 ज़रब 11 होता है 121, ये हो जाएगा मनफी 85/66। मनफी नहीं देखना है, मुस्बत फ़र्क देखना है हमें, इसलिए हम लेंगे 85/66। तो इस तरह से बी वाला जो ऑप्शन रहेगा 6/11 वो ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 44, हुशार या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता। हुशार इस शब्द का विरुद्धार्थी शब्द लिखना है हमें। चालाक यानी कि चालाक। बी है निर्बुद्ध, निर्बुद्ध का मीनिंग होता है बेवकूफ़, स्टूपिड। तो हुशार का अपोजिट बेवकूफ़, स्टूपिड। विरुद्धार्थी शब्द निकालना है हमें, ऑप्शन बी हो सकता है। सी और डी है शहाना, शहाना यानी कि होशियार, बुद्धिमान यानी कि अक्लमंद। तो इस तरह से बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 45, मंदरजे झैल अल्फाज को लुगत के मुताबिक तरतीब मुरतब करें। तरतीब देना है हमें, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। जो वर्ड्स दिए गए हैं हमें वो है होस्ट, फिर है HAPA हैफाजर्ड, नेक्स्ट हेस्ट, उसके बाद है हैंग और फिर है हैंडकर चीफ। ना यहाँ पर हम H के बाद वाले लेटर्स देखेंगे। पहले में O है, फिर A है, फिर A है, फिर A है, फिर A है। तो सबसे लास्ट वाला जो हो जाएगा वो पहले नंबर का होगा। अब A की सीरीज़ में देखेंगे HA 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 HA। तीसरे लेटर को भी देखेंगे HAP HAS HAN HAN D HAN HAN LMNOP। तो HAN सबसे पहले आता है इसमें, तो HAN मतलब HANG वाला और HAND वाला, इन दोनों के बीच में
वो करेंगे। तो HANG, जी बाद में आता है, HAND, D पहले आता है, तो सबसे पहला जो होगा वो 5वें नंबर का होगा। नेक्स्ट उसके बाद में चौथे नंबर वाला आ जाएगा HANG, बचते हैं ये दो। HAP, HAS, P पहले आता है तो दूसरे नंबर का इसके बाद में रहेगा, और HAS ये तीसरे नंबर का रहेगा। तो 5 4 2 3 1 इस तरह से ये वाला ऑप्शन राइट रहेगा, जो कि ऑप्शन ए है, 5 4 2 3 1। ये था सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 46 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 46 कुछ इस तरह से दिया गया है। एक बच्चा पिछली नशिस्त पर बैठा है और ब्लैक बोर्ड को वाज़ेह तौर पर देखने से कासिर है, लिहाजा वो बार बार खड़ा होता है, देखता है और बैठता है। इससे आसपास के क्लास के साथियों को परेशानी होती है। तालिब इल्म की दुश्वारी के हवाले से आप क्या नतीजा अख्ज़ करेंगे? बैक बेंच पे, पीछे की बेंच पर बैठा हुआ एक बच्चा है जो बार बार खड़े होकर बोर्ड को देखने की कोशिश कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो बच्चे की नज़र ख़राब होगी, इसीलिए वो बार बार उठकर देखने की कोशिश कर रहा है। उसे परेशानी हो रही है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, बच्चे की नज़र ख़राब है। बी, बच्चे की आँख नाखिस हो सकती है। सी, ब्लैक बोर्ड पर रोशनी की वजह से चमक का असर हो सकता है। डी, बच्चा शरारत कर रहा है। शरारत तो नहीं कर रहा होगा, अगर चमक रहा है तो वो टीचर को अप्रोच करेगा कि बोर्ड चमक रहा है। बच्चे की आँख नाखिस नहीं हो सकती, अगर नाखिस होती तो इसके बारे में प्री इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी टीचर को। तो ए वाला जो ऑप्शन रहेगा वही राइट रहेगा, बच्चे की नज़र ख़राब है वाला। नेक्स्ट है सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 47 ट्रांसलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ वाला सवाल है। ये सवाल को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम। दर्जे झैल मालूमात को पढ़िए, बगौर पढ़िए और सवाल का जवाब मुंतखब कीजिए, सवाल का जवाब लिखिए। 8 दोस्त ABCDEFG और H एक दायरे में मरकज़ की सिमत रुख करके बैठे हैं। 8 दोस्त हैं जो दायरा बनाकर बैठे हैं और सबका रुख जो है वो दायरे के अंदर की जानिब है, मतलब एक दूसरे को फेस करते हुए बैठे हैं वो। सेकेंड इन्फॉर्मेशन दी गई है, F D के बिल्कुल दाएं जानिब और B E के बिल्कुल दाएं जानिब है। F D के बिल्कुल दाएं जानिब और B E के बिल्कुल बाएं जानिब है, बाएं जानिब है वो, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। नेक्स्ट, A ना तो C और ना ही H के मुकाबिल बैठा है और ना ही H के बगल में बैठा है। A जो है वो C और H के अपोजिट में भी नहीं बैठा है और H के बाजू में भी नहीं बैठा है। E और H दोनों C के बगल में बैठे हैं। E और H जो है वो दोनों C के बगल में बैठे हैं। इस तरह से हमें इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है और G का मुकाम क्या है ये बात निकालना है। तो कैसे करेंगे हम? 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन को पढ़ेंगे, जो इन्फॉर्मेशन काम की रहेगी हमारे लिए उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि 8 दोस्त हैं और सबके सब मरकज़ की तरफ रुख करके बैठे हैं एक दायरे की शक्ल में। तो एक दायरा ड्रॉ कर लेंगे हम सबसे पहले, उसके अंदर 8 निशानात लगा लेंगे। इस तरह से ये 8 दोस्त हो जाएंगे, मरकज़ यहाँ होता है, सबका फेस इधर होगा। अब इन्फॉर्मेशन 1 बाय 1 पढ़ेंगे, जो काम की रहेगी उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। F D के बिल्कुल दाएं जानिब और B E के बिल्कुल बाएं जानिब है। अब यहाँ से F को दाएं जानिब लेना है और B को E के बाएं जानिब लेना है, तो थोड़ा सा मुश्किल है, इसको स्किप कर देंगे हम। A ना तो C और ना ही H के मुकाबिल में बैठा है और A ना ही H के बगल में बैठा है। A जो है वो ना तो C के सामने बैठा है, ना ही H के सामने बैठा है और ना ही H के बाजू में बैठा है, तो ये वाली इन्फॉर्मेशन भी हम यूज़ नहीं कर सकते। अगली इन्फॉर्मेशन दी गई है E और H दोनों C के बगल में बैठे हैं, मतलब C के एक बाजू में E है और एक बाजू में H है, तो इसको यूज़ कर सकते हैं हम। तो इस तरह से C
लेंगे हम और ई और एच लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ई के बारे में और एच के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है हमारे को, तो उस रिलेशन से उस हिसाब से हमें लेना पड़ेगा। बी ई के बाएं जानिब है, बी जो है ई के लेफ्ट में है, तो हम बी को ई को इस तरह से लेंगे कि उसका लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो खाली रहेगा। अब लेफ्ट वाला पोर्शन यहाँ से खाली रहेगा, यहाँ से राइट वाला पोर्शन खाली रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ई और यहाँ पर आ जाएगा एच। तो इस तरह से हमारी जो चौथे नंबर की इंफॉर्मेशन है वो यूज़ हुई। अब हम तीसरे नंबर की इंफॉर्मेशन देखेंगे। ए ना तो सी और ना ही एच के मुकाबिल में बैठा है, सी के मुकाबिल का यहाँ पर, एच के मुकाबिल का यहाँ पर, तो ए ना तो यहाँ पर है और ना ही यहाँ पर है, और साथ ही ए जो है वो एच के बगल में भी नहीं बैठा है। ए जो है वो एच के बगल में भी नहीं बैठा है, मतलब ए यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ए जो है वो या तो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, इन दोनों में से किसी एक जगह पर ए होगा। तो अब सवाल होता है कि या तो ए यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा। अब ऊपर की इंफॉर्मेशन में दिया गया है बी के लेफ्ट, बी जो है वो ई के लेफ्ट में है, ई का लेफ्ट जो है वो ये है, तो यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर ए होगा। ए यहाँ पर नहीं हो सकता है क्योंकि ई के बाजू में बी है, ठीक है। तो इस तरह से ए यहाँ पर होगा, बच गए डी और एफ और जी। अब डी और एफ दोनों एक दूसरे के बाजू में आएंगे पहली इंफॉर्मेशन के हिसाब से। एफ डी के बिल्कुल दाएं जानिब है, एफ जो है वो डी के राइट साइड में है। डी यहाँ पर अगर लेते हैं हम तो इसका राइट साइड खाली होगा, अगर यहाँ पर लेंगे तो राइट साइड खाली नहीं होगा, वहाँ पर बी आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर डी रहेगा और यहाँ पर एफ रहेगा। तो इस तरह से डी और एफ यहाँ पर आ गए, बची एक जगह, यहाँ पर आएगा जी। अब ऑप्शन दिए गए हैं हमें, पहला वाला ऑप्शन जी के मुकाम के बारे में, एफ के बाएं जानिब चौथा, एफ के बाएं जानिब चौथा यानी यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। बाएं जानिब तो आ रहा है जी, लेकिन तीसरे मुकाम पर आ रहा है, चौथे मुकाम पर नहीं आ रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन नहीं रहेगा। बी वाला ऑप्शन है बी के बाएं जानिब तीसरा, बी के बाएं जानिब तीसरा, बी का बाएं जानिब ये है, उसका लेफ्ट 1 2 3, तीसरे मुकाम पर ए है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है बी के दाएं जानिब तीसरा, बी के दाएं जानिब यानी कि बी के राइट साइड में, यहाँ पर तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे मुकाम पर एच है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा। ऑप्शन डी है डी के बाएं जानिब दूसरा, डी के बाएं जानिब यानी कि डी के लेफ्ट साइड में दूसरा, डी का लेफ्ट इधर साइड में है, तो पहला, दूसरा, ये वाला जो ऑप्शन रहेगा ये राइट ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। तो इस तरह से सॉल्व होगा क्वेश्चन ये। इसी क्वेश्चन को हम एकदम सिस्टमेटिक पिक्चर वाइज देखेंगे कुछ इस तरह से। एक सर्कल बना लेंगे हम बड़ा सा कुछ इस तरह से। एक्चुअली ये करके दिखा रहा हूँ मैं क्योंकि लेफ़्ट और राइट में कन्फ्यूजन होता है, उसी लिए इस के थ्रू हम अच्छे से इसको समझेंगे। ये दायरा है, मुकामात देख लेंगे हम 8 मुकामात, एक मुकाम ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये और उसके एग्जैक्ट अपोजिट ये, एक ये और उसके एग्जैक्ट अपोजिट ये। इस तरह से 8 मुकामात पर 8 बंदे बैठे हुए हैं। अब वो 8 बंदे जो है वो कुछ इस तरह से है, ए है, बी है, सी है, डी है, फिर ई है, then we have F, then we have G, and then H.
अब इसका राइट साइड जो होगा वो ये होगा, यानी कि ये वाला, और लेफ़्ट साइड जो होगा वो ये होगा। उसी तरह से सबका राइट और लेफ़्ट बना लेंगे हम, राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट, राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट राइट और लेफ़्ट। तो इस तरह से राइट और लेफ़्ट होंगे। तो आप देखिएगा जो बंदा यहाँ पर बैठा है तो उसका फेस मरकज़ की जानिब होगा, तो उसका लेफ़्ट इधर साइड होगा और राइट इधर साइड होगा। और यहाँ पर जो बंदा बैठा है उसका फेस मरकज़ की जानिब होगा। इस तरह से लेफ़्ट उसका अपोजिट में रहेगा यहाँ पर, और राइट उसका अपोजिट में रहेगा यहाँ पर। जिस तरह से हम हाथ मिलाते हैं तो हाथ मिलाते के टाइम पर सामने वाले का फेस हमारी तरफ होता है, तो हमारा राइट और उसका राइट एक एक्स के फॉर्म में मिलते हैं, उसका लेफ़्ट और हमारा लेफ़्ट एक एक्स के फॉर्म में मिलते हैं। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर, जिसकी वजह से इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। अब वापस से सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि जो 8 दोस्त है ABCDEFGH, सब एक दायरे में बैठे हैं, मरकज़ की तरफ रुख करके बैठे हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन दी गई है F D के बिल्कुल दाएं जानिब और B E के बिल्कुल बाएं जानिब है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन हमें काम की नहीं है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन, उसके बाद इन्फॉर्मेशन है A ना तो C और ना ही H के मुकाबिल बैठा है और ना ही H के बगल में बैठा है। A H के C के सामने नहीं है और H के बाजू में भी नहीं है। तीसरी इन्फॉर्मेशन है E और H दोनों C के बगल में बैठे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, E और H और C को लेना पड़ेगा। E C H, C को हम सेंटर में लेंगे तो C यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाजू में E और H को लेना है हमें। E को कैसे लेना है कि उसका लेफ़्ट वाला जो है पार्ट वो खाली मिलना चाहिए हमें। E का लेफ़्ट वाला पार्ट खाली मिलना चाहिए। अगर मैं E को यहाँ पर लेता हूँ तो उसका राइट वाला पार्ट खाली मिलेगा, ना कि लेफ़्ट वाला पार्ट। तो इसलिए E को मैं यहाँ पर रखूँगा और H को मैं इस तरह से रखूँगा। तो ये हो जाएंगे C, E और H एक दूसरे के मुकाबिल। इस तरह से E, C और H की पोजीशन लोकेट हो जाएगी। अब इसके बाद जो इन्फॉर्मेशन है, A ना तो C और ना ही H के मुकाबिल बैठा है, मतलब A की पोजीशन ना तो यहाँ पर होगी H के मुकाबले, ना ही C के मुकाबले में। यहाँ पर A नहीं हो सकता, यहाँ पर भी A नहीं हो सकता। साथ ही H के बगल में भी नहीं बैठा है, तो A यहाँ पर भी नहीं हो सकता। तो A कहाँ पर हो सकता है, या तो यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है। लेकिन हमें ऊपर कहा गया है कि B E के बिल्कुल बाएं जानिब है, तो यहाँ पर आ जाएगा B और यहाँ पर आ जाएगा A। तो इस तरह से A की पोजीशन हमें मिल जाएगी यहाँ पर और B की पोजीशन मिल जाएगी यहाँ पर। इस तरह से A और B लोकेट हो जाएंगे। अब जो दो चीज़ें बचती है, एक तो D और F का मुकाम और फिर सवाल यानी कि G का मुकाम। तो D और F के मुकाम के लिए सेकेंड वाले बीट को पढ़ेंगे हम। F D के बिल्कुल दाएं जानिब है। अगर मैं D को ऐसे रखूँगा तो ये वाली जगह खाली हो जाएगी, यानी कि लेफ़्ट साइड खाली होगा। तो हमें लेफ़्ट साइड में F नहीं चाहिए बल्कि राइट साइड में F चाहिए। तो इस तरह से हम D को रखेंगे, तो D की पोजीशन ये होगी और F की पोजीशन ये होगी। बचता है G, तो G की पोजीशन ये वाली हो जाएगी।
यहाँ पर आएगा F इस तरह से, और यहाँ पर आएगा G इस तरह से। तो इस तरह से ये पोजीशंस हो जाएंगी इनकी, इस तरह से कुछ पूरे 8 के 8 दोस्त बैठेंगे। अब जी की पोजीशन निकालना है हमें। एफ के बाएं जानिब चौथा, बाएं यानी कि लेफ़्ट, तो एफ के लेफ़्ट में चौथा है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा नहीं, चौथा जो है वो एच है, तो ये वाला ऑप्शन राइट नहीं रहेगा। नेक्स्ट है बी के बाएं जानिब तीसरा, बी का बाएं जानिब यानी कि बी का लेफ़्ट, ये वाला हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। पी के बाएं जानिब तीसरा जो है वो ए है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है बी के दाएं जानिब तीसरा, दाएं जानिब यानी बी का राइट, ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा। बी के बाएं जानिब तीसरा एच है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है डी के बाएं जानिब दूसरा, डी के बाएं जानिब दूसरा यानी कि लेफ़्ट साइड में दूसरा, लेफ़्ट साइड डी का ये है, ये पहला, ये दूसरा। तो इस तरह से यही वाला ऑप्शन डी ऑप्शन राइट रहेगा। इसी फिगर को लेकर हम आगे के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। सेम इसी के ऊपर बेस्ड अलग अलग क्वेश्चन पूछा है, टोटल 4 या 5 क्वेश्चन इस पेपर में, तो वो पूरे क्वेश्चन हम इसी इन्फॉर्मेशन को लेकर सॉल्व करेंगे। तो ये था सवाल नंबर 47। सवाल नंबर 48 की जानिब बढ़ते हैं अब हम। सवाल नंबर 48 कुछ इस तरह से है, टेंडेंशियस इस लफ्ज़ से कौन सा लफ्ज़ नहीं बनाया जा सकता? टेंडेंशियस सबसे बड़ा वाला जो है इसमें इंटेंशन, उसको छोड़ देते हैं हम। डेंटिस बनाया जा सकता है क्योंकि टेंडेंशियस में डी है, ई है, एन है, टी 2 बार आया है, आई और एस भी आया है। टेंट टी 2 बार आया है, ई भी आया है, एन भी आया है, ये भी बना सकते हैं। स्टूडेंट एस आया है, टी 2 बार आया है, यू भी आया है। सेकेंड लास्ट जो है डी है, ई है, एन है, ये भी बना सकते हैं। इंटेंशन नहीं बना सकते हम क्योंकि इंटेंशन में एन जो है वो 3 बार आया है और टेंडेंशियस में एन जो है वो सिर्फ 2 बार आया है। तो ये वर्ड टेंडेंशियस, इससे इंटेंशन नहीं बनाया जा सकता। टेंडेंशियन इस वर्ड का जो मीनिंग होता है वो रुझानी होता है। टेंडेंसी इस वर्ड से ये वर्ड बना है टेंडेंशियस, रुझानी यानी कि जिसका रुझान हो। ये था सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 49, दर्जे झैल में से आउट ऑफ द गिवन 4 वर्ड्स ओनली 1 इज स्पेल्ड करेक्टली, फाइंड द वर्ड दैट इज़ नॉट करेक्टली स्पेल्ड। किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है ये कहना है हमें। ऑप्शन ए अनाउंसमेंट, रॉन्ग स्पेलिंग है। अनाउंसमेंट की स्पेलिंग ANOUNCEMENT होती है, सी के बाद ई मिसिंग है यहाँ पर। अचीवमेंट राइट स्पेलिंग है, एडवर्टीजमेंट राइट है, अपीयरेंस राइट है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 50। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है ये, सॉल्व कर लेंगे इसको हम। अगर नारंगी को सुर्ख, नारंगी को सुर्ख यानी कि ऑरेंज को रेड बोला जा रहा है, नारंगी यानी कि ऑरेंज और सुर्ख यानी कि रेड। अगर नारंगी को सुर्ख, सवाल नंबर 50 है ये, नारंगी को सुर्ख यानी ऑरेंज को रेड बोला जा रहा है, सुर्ख को जर्द, रेड को जर्द यानी कि पीला बोला जा रहा है, तो येलो का वाई लेंगे हम। और जर्द को गुलाबी, येलो को गुलाबी बोला जा रहा है यानी कि पिंक का पी लेंगे हम। और नीला को बनफशी, नीला को बनफशी, ब्लू को वॉयलेट बोला जा रहा है। और सॉरी, नीला को बनफशी, नीला यानी कि बनफशी यानी ब्लू जो हुआ वो वॉयलेट हुआ। और फिर उसके बाद में बनफशी को जामुनी कहा गया है, बनफशी यानी कि वॉयलेट को जामुनी यानी कि पर्पल कहा गया है। तो इस तरह से कोडिंग कर रहे हैं। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि केले का रंग क्या होगा। केले का रंग जो होता है वो दरअसल पीला होता है, तो हमें ये देखना होगा कि पीले को क्या कहा जा रहा है। अब यहाँ पर येलो को पिंक बोला जा रहा है, तो यानी कि केले का रंग जो होगा वो गुलाबी होगा। तो इस तरह से ऑप्शन बी
पिंक वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा। ये था सवाल नंबर 50 और पार्ट 2 की वीडियो इसी सवाल पे ख़त्म होती है। इंशाल्लाह हम पार्ट 3 में सवाल नंबर 51 से लेकर सवाल नंबर 75 तक सॉल्व करेंगे।